किसान भाइयों नमस्कार। आज हम प्रकृति के गोद में हैं। एक सौंसर तहसील है जो विकासखंड भी है। ये मध्य प्रदेश के लगभग दक्षिण दिशा में स्थित है। यहाँ से महाराष्ट्र का नागपुर जिला पास में है। यहाँ वन्य क्षेत्र भी है, पथरीली भूमि है, पर यहाँ के किसान समृद्ध है। कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में, मसाला और औषधीय खेत के क्षेत्र में इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। आज हम भुम्मा गांव में हैं और हमारे साथ एक ऐसे किसान हैं जो कपास की खेती करते हैं। आइए उनसे मिलते हैं। आपका कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले अपना नाम बताएं। जी, मैं सुदामा मानमुड़े ग्राम भुम्मा का किसान हूँ और कॉटन इस एरिया में बहुत अच्छी फसल है और कॉटन पे हम लोग अच्छा काम करते हैं। तो कपास के बारे में बताएं कि आप कैसे उसकी खेत की तैयारी करते हैं। ये हम देख रहे हैं कपास की खेती पीछे है, कुछ कटी हुई भी है, तो इसकी तैयारी कैसे की, अब किस अवस्था में है? जी, अब तो लगभग ख़त्म होने की अवस्था पे है। एक्चुअली कपास जो है जून के समय, इसकी जून के फर्स्ट वीक में जैसे भी बारिश आती है, बारिश के साथ ही इसकी बोनी की जाती है और 2x2 या तो 1 रो में लगाया जाता है और अलग अलग पद्धति से लगाई जाती है, लेकिन ज़्यादातर हमारे यहाँ 2x2 की दूरी पे ही लगाई जाती है, जिसमें हम फीट से अगर गिने तो 3 फीट के लगभग का एक ये रहता है। और हमारे क्षेत्र में सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ कपास की खेती जो है वो बैलों पे की जाती है और यहाँ निंदाई के लिए हम किसी भी प्रकार के हर्बिसाइड का उपयोग नहीं करते। मजदूरों से, महिला जो है हमारी घर के मजदूर जो है, ये सब मिल के खेती में निंदाई करते हैं। और आप जैसे शुरुआती दिन में हम जून में हमने जैसे बोनी किया तो हाथ से हम उसको लगवाते हैं और उसके बाद में जैसे ही 15 से 20 दिन का होता है पौधा, उसके बाद हम उसको एक थोड़ा सा हल्का खाद का ये देना पड़ता है, जिसमें DAP वगैरह अन्य खाद मिक्स। हमारे यहाँ ज़्यादातर फार्मर के यहाँ पे पशुधन है, तो हम जो पूरे गर्मी भर का जो खाद हमारे पास स्टोर रहता है उस खाद में मिक्स करके उसको दिया जाता है। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम जैसे 1 महीने के लगभग का पौधा होता है तो उसमें हल्का जो रस चूसक कीड़े आते हैं, तो रस चूसक कीड़े में एक स्प्रे करना पड़ता है, जैसे मोनो हो गया, एमिडा एसिडा मिक्स करके स्प्रे करना पड़ता है, जिससे कि रस चूसक कीड़े से बचाया जा सके। जैसी फसल 1.5 से 2 महीने के करीब में बढ़ती है तो फ्लावरिंग का टाइम चालू हो जाता है। फ्लावरिंग जैसे ही चालू हुई तो उस समय फिर एक स्प्रे की ज़रूरत पड़ती है। तो उस समय भी रस चूसक कीड़े का ही, क्योंकि ये बीटी है, बीटी कॉटन होने के कारण इसमें रस चूसक कीड़े के अलावा दूसरी बीमारियां नहीं रहती, तो सेकंड स्प्रे की स्टेज आती है। तो उस समय भी एमिडा एसिडा का उपयोग करते हैं किसान अपनी यथाशक्ति के अनुसार। बड़ी बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनियों का हाई ब्रांड भी आते हैं और लोकल भी है, और कुछ किसान ऐसे भी है जो जैविक के इसमें काम करते हैं, तो वो लोग गौमूत्र वगैरह का उपयोग करके उनका उपयोग किया जाता है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, 3 से 3.5 महीने की फसल होने पे आती है, तो उस समय जैसे कपास लगभग बोंड बनना चालू हो जाता है और परिपक्व होने की स्टेज में आ जाते हैं। तो जैसे ही बोंड परिपक्व होना चालू होता है उस समय फिर एक स्प्रे की ज़रूरत पड़ती है। उस समय भी रस चूसक कीड़े का उपयोग ज़्यादा प्रकोप रहता है और लगभग पराठी की हाइट जो है, कपास की हाइट है, वो लगभग 3 से 3.5 फीट की हाइट हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग को स्प्रे करने के लिए या फवारा करने के लिए जैसे दिक्कत जाती है, क्योंकि जब किसान उसमें अंदर जब चलता है तो उसमें पूरा स्प्रे का पानी रहता है, तो उसके शरीर पे दवाई वगैरह लगती है। जैसे ही 3-3.5 महीने की फसल होती है, लगभग कपास फूटना चालू होता है। जैसे आप देख सकते हो ये कपास फूटा हुआ है, तो इस तरीके से कपास फूटना चालू हो जाता है और फिर इसकी हार्वेस्टिंग यानी चुनवाई का काम चालू हो जाता है। और निकट हमारा मार्केट है जहाँ प्रोसेसिंग की यूनिट लगी हुई है, तो हम लोग फिर खुद किसान भी ले जाके बेचता है या कुछ व्यापारी लोग हमारे यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ से हम लोग बेच देते हैं। हम देख रहे हैं कि कपास तैयार है, तो चुनाई के बारे में बताएं, क्या तरीका, कैसे चुनते हैं? चुनाई हमारे यहाँ महिलाएं जो है वो हाथ से चुनवाई करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये इस तरीके से इसकी चुनवाई की जाती है। तो महिलाएं हाथ से चुनवाई करती है और लगभग 7 से 8 रुपये पर केजी के हिसाब से चुनवाई करती है महिला। और एक महिला लगभग एक दिन में 100 किलो, 80 किलो, कम से कम 70 किलो और ज़्यादा से ज़्यादा 120 किलो कपास चुन लेती है।
तो अच्छी खासी रोजी कमा लेती है। अगर 7 रुपये किलो के हिसाब से भी अगर हमने उसको पकड़ा तो अगर 100 किलो भी लगभग अगर उन्हें तो 700 रुपये पर डे कमा सकती है महिला। आप उनको रोज़गार देते हैं? जी हाँ। हाँ, तो कृषि से जुड़े जो लोग हैं उनको भी रोज़गार प्राप्त होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको जब आपने चुनवाया फिर उसको क्या कैसे संग्रहण भंडारण अपने करते हैं? घरों में हम इनको एकत्रित करके रखते हैं। फर्स्ट टाइम का जो कपास निकलता है उसमें मॉइस्चर की मात्रा ज़्यादा होती है। कुछ दिन हम उसको थोड़ा सुखाना पड़ता है, फैला के रखना पड़ता है, जिससे उसके मॉइस्चर कम हो, नमी कम हो और हम उसको मार्केट में बेचा जा सके। ये चूँकि रुई है जी और ये ज्वलनशील भी हो सकती है, बिल्कुल, इसके लिए क्या आप सावधानी बरतते हैं? जी, सावधानी तो अब किसान आदमी है, उसके घर में अनाज रहता है, कभी कभी घटनाएं हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी हम बने तक के प्रयास करते हैं कि ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ इलेक्ट्रिक वायर ना हो, जहाँ हम किसी प्रकार से आग वगैरह का उपयोग ना करते हो, ऐसी जगह पे इसको रखते हैं जिससे किसी प्रकार की कोई घटना ना हो। फिर भी क्या है, किसान के यहाँ अब जब उत्पादन निकल के आता है, जगह कम होती है, तो उसकी वजह से कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती है कि किसान ऐसी जगह रख देता है जहाँ इलेक्ट्रिक वायर वगैरह रहता है, तो कभी कभी शॉर्ट सर्किट की वजह से लग जाती है आग वगैरह, ऐसी घटना हो जाती है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि भाई रख रखाव ऐसी जगह करें जिससे तार दूर रहे, इलेक्ट्रिक तार ना रहे और आग से बचने की कोशिश करें। वैसे आजकल ज़्यादातर घरों में गैस चूल्हे हो गए तो लकड़ी वगैरह का उपयोग कम होता है। और हमारे गांव की बात तो अलग ही है, क्योंकि यहाँ लगभग 65 से 70 घरों में बायोगैस संयंत्र लगे हुए हैं जो लगभग 20 साल से चलित है। और तो हम लोग ज़्यादातर गैसों का ही उपयोग करते हैं, तो वैसे आगजनी की घटनाएं कम होती है यहाँ पे। जी जी। किसान भाइयों, आप देख रहे हैं भले ये वन्य क्षेत्र हो और यहाँ पर्वतीय क्षेत्र हो, लेकिन यहाँ के किसान तकनीक का उपयोग करते हैं। अभी आपने बताया कि ड्रोन का उपयोग करते हैं, अभी आपने बताया है कि यहाँ 70 से 80% लोग जैविक खेती करते हैं, जैसे रसोई गैस उसी से प्राप्त करते हैं, गैस उसमें उससे खाना भी बन जाता है और गोबर का खाद तो बनता ही है, जैविक खाद भी उससे बनता है। तो आप ये बताएं कि आपने इस साल कितनी जगह में कपास को लगाया है? मेरे पास में 20 एकड़ खेती है, जिसमें से मैंने 15 एकड़ में कपास लगाया था, 5 एकड़ में मैंने मक्का का ये लिया था और अभी फ़िलहाल मेरे पास में 6 एकड़ में मूंग लगी हुई है, 1-1.5 एकड़ में बगीचा लगा हुआ है और साथ में मूंगफली जो गर्मी की है वो लगी हुई है। और मैंने इस बार कुछ नया करने की सोचा है, क्योंकि मैं अपना जो तिलहन के लिए सोचा था, तो मैंने इस बार एक प्रैक्टिकल के तौर पे 1 किलो मैंने तिल डाला हूँ अपने खेत में, ताकि अगर उसका उत्पादन अच्छा मिले तो अगले साल फिर मैं उसका रकबा बढ़ाने का प्रयास करूँगा। अरे आपकी इतनी बढ़िया सोच है कि आप किसान ये सोचे कि मेरे पास मान लो 10 एकड़ ज़मीन है तो विभिन्न फसलों का उत्पादन करें। किसी कारण से एक फसल नष्ट हो जाती है तो हम ऐसा नहीं हो सकता है कि किसान जर्जर अवस्था में आ जाए या आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाए, वो अन्य फसल से उत्पादन ले सकता है। आप ये बताएं कि कितने एकड़ में लगी और लगभग कितना इसको खर्चा आया होगा? कॉटन को? हाँ, कॉटन का। एक्चुअली कॉटन में लागत थोड़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि पूरी तरीके से जैविक कॉटन करने में बहुत सारी समस्याएं हैं। अब किसान आदमी है, स्वाभाविक सी बात है, वो उसको एक व्यवसायीकरण के हिसाब से काम करेगा, तो वो अपना नुकसान नहीं चाहता है, इसीलिए रासायनिक का भी उपयोग करता है। कुछ परसेंटेज रासायनिक रहता है, कुछ परसेंट घरों में जो खाद बनाया जाता है। हमारे यहाँ पे लगभग सभी किसानों के यहाँ वर्मी कंपोस्ट के टाँके बने हुए हैं। मेरे खुद के पास में वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगी हुई है। तो हम लोग ज़्यादातर वेस्टेज जो निकलता है, जैसे आप अभी ये देख रहे हैं पीछे, ये वेस्टेज जो है इसको जलाएंगे नहीं, इसको हम स्टोर करके रखेंगे और हमारे जो टाँके हैं उन टाँकों में इनको डालेंगे और हमारे यहाँ केचुए है, वो केचुए के माध्यम से इसको खाद में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारा जो खाद की पूर्ति करता है, जिससे हमारी लागत कम होती है। अपने एक अनुमान लगा रहे हैं लगभग आपने जितनी में ज़मीन में कपास लगाया है उसमें कितना खर्चा आया होगा, बेचने के बाद कितना आपको लाभ? आपने अभी कहा ना व्यवसाय की दृष्टि से करते हैं। जी। किसान व्यवसाय की दृष्टि से खेती कर रहा है तो बड़ी खुशी की बात है। लगभग हमारा पूरा प्रयास है, क्योंकि हमारे नियरेस्ट ही अभी एक महोगा जलाशय करके जलाशय बना है। इस वजह से हमारे क्षेत्र में अब यानी 12 ही महीने पर्याप्त पानी की व्यवस्था होने जा रही है।
तो हम 3 फसल लेने का हम सोच रहे हैं, क्योंकि हमने देखा मध्य प्रदेश के कई ज़िले में बहुत सारे किसान 3 फसल लेते हैं। जैसे पहले बारिश में मक्का की फसल लेते हैं, उसके बाद तुरंत उस पे गेहूं की बुआई करते हैं, और उसके बाद में जायद में वो लोग मूंग की फसल लेते हैं। सेम उसी पैटर्न पे हम भी हमारे यहाँ पे अभी चाह रहे हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं यहाँ मूंग की फसल लगी हुई है, इसके पहले यहाँ किसान ने कपास की फसल ले ली है। कपास की फसल लगभग 8 महीने की फसल होती है। 8 महीने की फसल लेने के बाद में अभी उन्होंने मूंग डाल दिया। ये मूंग उनकी मई के महीने में निकल जाएगी। तो इसी तरीके से लगभग कॉटन में 1 एकड़ में 40,000 रुपये के लगभग लागत आती है। सारा खर्चा अगर अपन मिलाते हैं तो 40,000 के लगभग 1 एकड़ में आता है, और उससे जो उत्पाद निकलता है उसका लगभग अब किसान की मेहनत के ऊपर है। हमारे यहाँ का किसान अच्छा उत्पादन लेता है। 1 एकड़ में लगभग हमारे यहाँ पे 12 से 13 कुंटल कपास निकाल लेता है। अभी रेट कम है, जैसे अभी 7,500 के लगभग रेट है, तो 7,500 के हिसाब से अगर अपन जोड़े तो एक मान के चलो कि उनको 1 लाख रुपए के लगभग की इनकम होती है। 40 से 50,000 रुपये अगर उसने एक्सपेंसेस निकाल भी दिए, उसके सारे खर्चे अगर निकाल दिए, तो भी 50,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से वो बचाता है। अब उसी पे फिर वो जायद में अगर कोई दूसरी फसल डालता है, जैसे मूंग डालता है, अगर मूंग डालता है तो ये 1 एकड़ में कैसे भी 4 से 5 कुंटल मूंग उसको आराम से होगी। अगर 4 कुंटल भी अपन ने मूंग पकड़ा, 7,000 के रेट में भी पकड़ा, तो लगभग उसको मूंग से 20 से 30,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से वो बचा सकता है। तो ऐसे टोटल अगर अपन मिलाएं कपास का और मूंग का, दोनों का अगर अपन मिलाते हैं तो लगभग 90 से 1 लाख के करीब में वो 1 एकड़ में बचा सकता है, प्राप्त कर सकता है। जी हाँ। किसान भाइयों, कपास को सफ़ेद सोना भी कहते हैं। जो किसान भाई कपास की खेती करना चाह रहे हैं, ख़ास तौर से उन्नत खेती, तो उन्हें क्या करना चाहिए? आइए किसान भाई से ही पूछते हैं, बताएं। जी, सभी किसान भाइयों से हमारा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा कपास की खेती से जुड़े। अच्छी फसल है, नगद की फसल है। सबसे मेन चीज़ तो किसान नगद की फसल की ओर ज़्यादा जाता है, और ये नगद की फसल ही कही जाती है। भारतवर्ष में इसको नगदी की फसल के रूप में जाना जाता है। और कपास के फसल के साथ साथ आप दूसरी भी जायद में फसल ले सकते हो, और अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हो। अच्छे खासे मार्केट अवेलेबल है, जहाँ नियरेस्ट हर इस क्षेत्र में जहाँ भी कपास की खेती होती है उसके आसपास के शहरों में प्रोसेसिंग की व्यवस्था होती है, और किसान खुद चाहे तो भी कर सकता है। सुदामा भैया, आपने सच मानो बहुत अच्छी जानकारी दी। जो किसान भाई कपास की खेती करेंगे वो निश्चित रूप से धनाढ़ हो जाएंगे, और साथ में अन्य खेती भी करेंगे तो धनवान हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम जी। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, आज हमें सौंसर विकासखंड के एक निकटवर्ती गांव में, और हमारे साथ हैं एक उन्नत किसान। आप देख ही रहे हैं टमाटर की उन्नत खेती करते हैं। उनसे जानते हैं कि उन्नत खेती के लिए उन्होंने कौन कौन से तकनीक अपनाई है, क्या क्या तरीके अपनाए हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। अपना परिचय दें पहले। मेरा नाम मटरूलाल डोंगरे, ग्राम भुम्मा, सौंसर तहसील और पांढुर्ना जिला का निवासी हूँ मैं। और मैं टमाटर की खेती विगत 15-20 सालों से कर रहा हूँ। और इस साल जो मैंने टमाटर लगाए हैं
ये टमाटर मैंने नर्सरी से 2 रुपए का एक पौधा खरीद कर लाया है और सबसे पहले ज़मीन बना करके बेड बना करके उस पे मैंने ड्रिप सिस्टम से ये टमाटर लगाए हैं। तो आपने जो बूंद बूंद जो टपक प्रणाली है, उसके हाँ। अंतर्गत इसको आप सिंचाई करते हैं? जी जी, जी। तो आप इसको पौध तैयार की या खरीद के लाए हैं? खरीद के लाए हैं नर्सरी से जी। उमरा नाला। तो खेत की तैयारी कैसे की आप? खेत की तैयारी पहले कल्टीवेटर किया, उसके बाद रोटावेटर किया, रोटावेटर के बाद में वो ट्रैक्टर से ही बेड बना के इसको लगाया गया और लगाने के बाद में इसमें ड्रिप डाल के सिंचाई कर रहे और इसमें गोबर खाद देते हैं और नीम ऑयल का स्प्रे 10,000 ppm वाला उपयोग करते हैं और अन्य पेड़ पौधों की पत्तियों से अर्क बना करके जैसे ब्रह्मास्त्र है, इल्लियों के लिए इल्लीनाशक दवाई का उपयोग करते हैं। ये पूर्ण रूप से जैविक टमाटर पैदा कर रहे हैं हम लोग, है ना, जैविक पद्धति से जो हाँ। कीटनाशक दवा का निर्माण करते हैं। जी। तो आप जब कीट आते हैं तब डालते हैं या कोई एक लिमिट समय में ही आप डाल नहीं, ये देते तो हैं? पहले ही डालते हैं, जी। कीट आने के पहले डालते रहते हैं, 8 दिन 10 दिन 8 दिन 10 दिन में डालते रहते हैं। ये तो कीटनाशक दवाई की बात हो गई जी। जो आप जैविक तरीके से तैयार करते हैं। जी पर जैसे पौध लगाने के बाद जब पौध तैयार होता है हाँ। तो क्या क्या देख रेख करते हैं? देख रेख उसमें- के लिए क्या सुबह से हम आते हैं? हाँ, पानी सुबह कितने दिन में देते हैं? पानी तो इसको हर चौथे दिन क्योंकि ज़मीन एकदम भुरभुरी ज़मीन और लाल पहाड़ी ज़मीन है ये, इसलिए हर तीसरे चौथे दिन पानी देते रहना पड़ता है। तो हम ये देख रहे हैं जी। ये बांस के डंडे गड़े हैं, हाँ। एक डोरी लटक रही है, कुछ पौधों को बांध रहे हैं, तो इसकी ज़रूरत कैसे पड़ी? क्यों इसकी पड़ी? ज़रूरत क्योंकि इसमें ये जो फल लगते हैं तो फल मिट्टी में टच होने के कारण, टकराने के कारण सड़न गलन होते रहता है और ये ऊपर हो रहता है तो इसको हवा भी लगती है और मिट्टी से संपर्क न रहने के कारण ये सड़ता गलता नहीं है और तोड़ने में भी आसानी रहती है। अगर नीचे रहा तो वो सब उसके ऊपर पत्तियां रहती तो हमें दिखता नहीं पका, इसलिए लाइन से लाइन डोरी बांधना पड़ता है हमें। आपने लाइन से लाइन की बात की, तो लाइन से लाइन की कितनी दूरी रखते हैं आप? ये 3 फीट लाइन से लाइन की दूरी 3 फीट रखते हैं और पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट 1.5 फीट इस प्रकार रखते हैं। क्या जब पौधा तैयार होता है तो कोई पोषक तत्वों का, जिसको आप विटामिन कहते हैं या ऐसे मनुष्यों को ज़रूरत पड़ती है, हाँ हाँ तो ऐसी कोई आप देते हैं इनको? हाँ, इसको वो एक भूविटा करके आता है वो दिया हमने, भूविटा खाद। ये भी कोई जैविक खाद होता है? हाँ, वही जैविक है और प्लस गोबर खाद तो इसमें भरपूर मात्रा में है, इसलिए दूसरे खाद की आवश्यकता सब्जियों में नहीं पड़ती है। तो गोबर खाद जो आप वर्मी कंपोस्ट का देते हैं या कंपोस्ट का ही देते हैं गोबर का खाद? पहले गोबर खाद भी दिए, उसके बाद में केचुआ खाद जो होता है वर्मी कंपोस्ट जिसे बोलते हैं वो भी डाले हमने। एक पौधे के लिए कितनी खाद की ज़रूरत पड़ती है? एक पौधे के लिए इसमें ऐसा नहीं रहता, हमने तो सीधा बेड के अंदर में उसको बिछा दिया है। हाँ, तो ये हम देख रहे हैं तो पूरे क्षेत्र में तो ये 10 डिसमिल जगह है, इसमें हमने 1 ट्रॉली गोबर खाद और 5-6 बोरी वर्मी कंपोस्ट खाद डाले। वर्मी कंपोस्ट? हाँ, वर्मी कंपोस्ट खाद आप घर तैयार करते हैं? घर पे टाका बनाए उसका, केचुए है उसमें। तो ये अगर कम लागत की बात करें तो जी। ये सबसे अच्छा उपाय है? जी, ये तो सबसे अच्छा, सेहत के लिए भी अच्छा है और सभी के लिए अच्छा है। ये फसल कितने दिन की हो गई? ये फसल पिछले 18 जनवरी को लगी थी, समथिंग 2 माह 2 दिन की 3 दिन की हो रही है अभी। हो गई है। हाँ, अभी भी इसमें फूल आ रहे हैं? फूल आ रहे, फल लग गए, फल पकना चालू हो गया और 8 दिन में पहली तुड़ाई हो जाएंगी। हाँ, तो पहले जब तुड़ाई होगी जी। तो क्या आशा है आपको, कितना फल प्राप्त होना चाहिए 10 डेसिमल में? 10 डिसमिल में हमें आशा है कि कम से कम 20 कैरेट एक बार में तोड़ाई होंगी इसकी। 1 कैरेट में लगभग कितना किलो आता है? 25 किलो आता है। 25 किलो? जी हाँ। तो इसको बाजार मतलब कहाँ, आप कोई मंडी ले जाते हैं? यहीं सौंसर मोगांव में मार्केट में दुकान स्वयं लगाते हैं, स्वयं बेचते हैं हम लोग। हाँ, अभी वर्तमान में क्या भाव चल रहा है? वर्तमान में 20 रुपए किलो भाव चल रहा है अभी। तो ये मान के चल रहे हैं कि पहली तुड़ाई में कितनी आमदनी हुई आपको? 25 दूनी 50, 500 रुपये कैरेट, हाँ, 1 कैरेट तो 20 कैरेट के 10,000 रुपये। 10,000 पहली तुड़ाई में? जी। तो दूसरी तुड़ाई कितने दिन बाद आती है? वही 8 दिन में। लगभग कितने दिन तक चलेगा इसका उत्पादन? अब ये तो मौसम के ऊपर है, धूप अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा और ऐसा ही टेम्परेचर रहेगा तो ये कम से कम 2 माह तो चलेगा। नहीं, अच्छा तापमान रहा, अच्छा मौसम रहा तो कब तक अच्छा चलेगा? मौसम रहा तो ये
अप्रैल और आधा मई तक चलेगा। तो ये जो है जी। इसकी प्रेरणा कैसे मिली कि भाई इस पथरीली ज़मीन में हम टमाटर लगाएं? कहाँ से आपको ये मार्गदर्शन तो मिला? हमारे ख़ानदानी, हमारे दादा लोग के ज़माने से चले आ रहा, सब्जी भाजी करना, ये करना, अच्छा अच्छा। ये लगाते ही आ रहा है। किसी दूसरे से प्रेरणा नहीं ली हमने कि आप जैविक करो, प्राकृतिक करो और रासायनिक खाद का उपयोग मत करो। तो हम 8-10 साल से ये टमाटर में भी और हल्दी में भी किसी प्रकार का रासायनिक दवाई और खाद का उपयोग नहीं कर रहे, सिर्फ जैविक गोबर खाद, वर्मी खाद और जीवामृत वगैरह बना के, गौमूत्र वगैरह का, सब इन चीज़ों का ही स्प्रे करते आ रहे हैं। तो डोंगरे जी बहुत अच्छी आप जानकारी दे रहे हैं हमारे किसान भाइयों को उन्नत ढंग से कोई खेती करें। हालांकि आपके यहाँ तो पुश्तैनी खेती होती है, ये बता रहे हैं कि हम जैविक तरीके से करते हैं, लेकिन हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि रासायनिक खेती अगर आप करें जी 10 डेसिमल में और वो जैविक खेती करें तो खर्च में कितना उत्पादन और खर्च में क्या फ़र्क पड़ता है? जैविक खेती में हमें खर्च कम आता है और रासायनिक खेती में एक बार दवाई डालो तो वो कीड़े और बढ़ते जाते हैं, उसमें खर्च बहुत ज़्यादा आता है। और जैसे रासायनिक खाद डालते हैं, आज 1 किलो खाद डाला, अगले साल 1.5 किलो डालना पड़ेगा, तीसरे साल 2 किलो डालना पड़ेगा, इस प्रकार मात्रा बढ़ाना पड़ता है। और जैविक खाद में ऐसा कुछ नहीं है, जैविक खाद में कम खाद से अच्छी उपज मिलती है हमें। आपने अनुभव किया है कि जैसे आपने रासायनिक खेती की, हाँ, तो उत्पादन में कोई फ़र्क पड़ता है? ज़्यादा इसका आता है या जैविक का आता है? ये अपना गोबर खाद जैविक वाला, प्राकृतिक खेती वाला ज़्यादा उत्पादन होता है, रासायनिक का कम होता है। और ये फसल लंबी चलती है। अच्छा। जैसे ये अभी हमारे पीछे कपास लगा है, तो ये जैविक होने के कारण अभी तक चल रहा है, और आजू बाजू में जो कपास है वो पूरा ख़त्म हो चुका है। ये गोबर खाद की वजह से फसल ज़्यादा दिन तक टिकती रहती है हमारी। किसान भाई ये बता रहे हैं कि अगर जैविक पद्धति से चाहे फसल उत्पादन करें या सब्जी, तो भूमि की उर्वरा शक्ति काफ़ी बढ़ती है, परंतु अगर रासायनिक खेती करेंगे तो उर्वरा शक्ति कम होती है। ये काफ़ी फ़र्क है, धीरे धीरे उसकी जो उपज की उर्वरा शक्ति कम होती जाती, ये सबसे नुकसानदायक है। और कुछ आप बताना चाहेंगी? टमाटर के अलावा कौन कौन सी आप सब्जी उत्पादन करते हैं? हाँ, इसके साथों साथ हम वर्षा ऋतु में मिर्च लगाते हैं, गोभी लगाते हैं, बैगन लगाते हैं, चौलाई फल्ली लगाते हैं, सेमी लगाते हैं, मतलब 8-10 प्रकार की सब्जी यहाँ लगाते हैं। और वो टोटल जैविक पद्धति से खेती करते हैं हम लोग। जी हाँ। डोंगरे जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं और हम ये सोचते हैं कि आप और उन्नति करें, इस क्षेत्र के सारे किसान उन्नति करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद बहुत बहुत सभी को। तो किसान भाइयों, अगले कृषि दर्शन कार्यक्रम में ऐसी एक नई जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।